हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और ये एनसीईआरटी का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन का, उसमें ये 4th वीडियो है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। 5th वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होगा और 6th वीडियो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने इससे पहले के 3 वीडियो को कवर नहीं किया तो उसको भी जाइए कवर कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा, समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी के हर एक कंसेप्ट को सीख रहे हैं। अब आज जो इस वीडियो में जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझेंगे। देखो, सपोज करो कि यहाँ पर कोई ये ओरिजिन है, मीन्स कि ये आपको वाई एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो। यहाँ पर कोई आपने एक चार्ज कैपिटल क्यू को रखा है। ठीक है, अब आप इसके समीप यदि कोई दूसरे चार्ज को लाते हो, इसे r डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में कोई एक स्मॉल चार्ज q को लाते हो, तो इस पर और कंसीडर करो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F, जिसका कि मैग्नीट्यूड कूलम लॉ से गवर्न होगा। और वो फोर्स का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, यदि ये पॉइंट P है तो OP के एलोंग होगा। एलोंग OP लाइन। क्लियर है। अब यदि इस चार्ज Q को हटा दिए, चार्ज Q को अपने रिमूव कर दिया, तब यहां पर क्या बचा? क्या यहां पर कुछ चीज बचा? यदि कुछ चीज यहां पर नहीं बचा चार्ज Q को हटाने के बाद, तो अचानक से जब चार्ज Q को लाए थे तो क्या हुआ था कि इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ था। साइंटिस्ट ने इसका आंसर ढूंढना शुरू किया और तब उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग कंसेप्ट ऑफ फील्ड बोलते हैं। यही सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड ऑन द वैक्यूम एट द ओरिजिन। ठीक है, सारा चीज में वैक्यूम में स्टडी कर रहे हैं। जो OP जो डिस्टेंस है इसको R माना गया और ये कूलम लॉ के थ्रू, ये कूलम लॉ जो फॉर्मूला है उससे ये फोर्स गवर्न होता है। ये सारी बात यही लिखी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उस फील्ड के यदि समीप या उस फील्ड के जोन में कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज कैपिटल Q एट पॉइंट R इज गिवन बाय। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया गया, ये 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर और R कैप है ये। अब ये सब R स्क्वायर क्या है, R कैप क्या है? देखो, सपोज करो कि ये आपको XY एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन पर कोई चार्ज Q रखा गया। R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो उसका मैग्नीट्यूड इससे आता है। मैग्नीट्यूड आता है 1/4πε0 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, इस चार्ज Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ। R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, मीन्स कि R डिस्टेंस पर आप कोई स्फीयर समझ लो, तो उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। कैपिटल जो चार्ज Q है, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसके लिए जो डायरेक्शन है ना, वो ओरिजिन से R तक का ये जो लाइन है उसके एलोंग है। यदि हम लोग इस पॉइंट पर बात करें तो इस डायरेक्शन में इसके एलोंग है। यदि हम लोग इस पॉइंट पर बात करें तो इसके एलोंग है। इस पॉइंट पर बात करें तो इसके एलोंग है, मीन्स कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड लिख दिए और R कैप लिखे। R कैप कहने का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड के साथ आप यूनिट वेक्टर लगा दिए तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, लेकिन ये डायरेक्शन बता दिया। अब यदि R कैप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर R बाई R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मीन्स कि वेक्टर R बाई R। तब इसको जब डाल दोगे इसमें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाई आर क्यू इंटू वेक्टर R, where R cap is R by vector R by R is the unit vector from origin to the point R। क्लियर है, ये पॉइंट मेरा R था। The word field signifies how some distributed quantity which could be a scalar or a vector varies with position। field ये बताता है कि कोई भी एक क्वांटिटी जो स्केलर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है, पोजीशन के साथ कैसे वैरी करता है।
एंड द इफेक्ट ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज के इफेक्ट को आप यदि दिखाना हो तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखा सकते हो। सपोज करो यहाँ पर कोई चार्ज Q है, तो इसके इफेक्ट को दिखाने के लिए आप चार्ज Q नहीं भी दिखाओ तो आप ये दिखा सकते हो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे चारों डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज इसके पास लाया जा रहा हो, उस पर जो फोर्स होता है उसका वैल्यू ये है। क्लियर है? अब एक चीज सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है। अब ये सोचने वाली बात क्या है कि किस पॉइंट पर इस फोर्स का वैल्यू 0 होता है। अब देखोगे कि आर स्क्वायर का टर्म है, मीन्स की इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस तक भी इस फोर्स का वैल्यू आपको एक्सपीरियंस होगा। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि यदि दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा जाए तभी इस फोर्स का वैल्यू 0 होगा, अदरवाइज एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दिखाते कैसे हो, तो देखो यहाँ पर दिखाया गया है फिगर 1.1 में, ये आपको प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, हर डायरेक्शन में होता है, और माइनस Q चार्ज के कारण वो रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, देखो ये जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। अब आप सपोज करो कि चार्ज Q के कारण किसी एक r डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू ER हो। सो सपोज करो कि इफ कोई एक चार्ज Q यही ले लो, इसके कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ER हो, और यहाँ पर किसी दूसरे चार्ज Q को लाए, स्मॉल q को लाए, तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, Q इंटू ER। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आप जो टेस्ट चार्ज है या जो चार्ज को लाए उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फोर्स का वैल्यू निकलता है। सो यही इस फॉर्मूला में यहाँ पर लिखाया गया, और इससे आपको ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ER इज इक्वल टू FR/Q। इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। अब some important remarks may be made here. From equation 1.8 we may infer that if Q is unity then the electric field due to charge Q is numerically equal to force exerted by it. Thus the electric field due to point charge Q at a point in space may be defined as force that a unit positive charge will experience if placed at that point. अब ये एक अच्छा कंसेप्ट है। देखो आपको मालूम है कि फोर्स आपने निकाला F इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू Q इंटू ER बोला। आपने यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q रखा, और R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको आपने ER से डिनोट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चार्ज स्मॉल q को लाए तो फोर्स का वैल्यू कितना हुआ, Q इंटू ER हुआ। ठीक है, जहाँ ER इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर्टिकुलर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Q ये चार्ज है। अब Q का वैल्यू यदि आप 1 कर दो, 1 कूलम्ब कर दो, तो F का वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। सो यही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस में ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q को डिफाइन करोगे, फोर्स जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा यदि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस किया जाए, क्योंकि इस केस में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक समान हो जाएगा। और तब इस केस में जो चार्ज Q को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, और जो स्मॉल चार्ज Q है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यहाँ पर देखो ये सोर्स चार्ज, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये हो गया सोर्स चार्ज, और इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसको हम लोग टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब यदि एक चार्ज के क्लोज हम किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पर कोई चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पर स्मॉल q है। जितना कैपिटल Q स्मॉल q पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उतना ही स्मॉल q कैपिटल Q पर फोर्स लगा रहा है। सो फोर्स दोनों पर सेम है, सो कैपिटल Q भी तो मूवमेंट कर सकता है। सो आपको कैपिटल Q को मूवमेंट नहीं करने देना है, आपको ये है कि कैपिटल Q या जो सोर्स चार्ज है वो अपने लोकेशन पर फिक्स रहे। सो इस चीज़ को कैसे आप अचीव कर सकते हो, तो इसको अचीव करने के लिए आपको Q को नेग्लिजिबली स्मॉल बनाना होगा। Q को आप बहुत स्मॉल बनाओगे तो जो फोर्स जो है ना वो कैपिटल Q पर जो लग रहा है या स्मॉल q पर लग रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा,
कम जाएगा। अब ध्यान दो, चार्ज दोनों सेम है, चार्ज दोनों डिफरेंट है, लेकिन फोर्स सेम है। ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, इन दोनों फोर्स का वैल्यू है 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है। और जो स्मॉल क्यू जो है वो आप स्मॉल कर दिए तो फोर्स का वैल्यू कम गया, लेकिन आपको फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज का जो वैल्यू है, मीन्स कि ये फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू या फिर टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। और यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यही सब चीजें यहां पर लिखी गई है, ठीक है। सो द फोर्स एफ इज देन नेग्लिजिबली स्मॉल बट द रेशियो एफ बाई क्यू इज फाइनाइट। ये फाइनाइट होगा और यही डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। सो आई थिंक ये समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कही गई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें 5 पॉइंट्स कही गई है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आप ये भी मान सकते हो कि ये जो कैपिटल क्यू चार्जेस है ये कोई अनस्पेसिफाइड फोर्स के कारण रोका गया है, मीन्स कि इसका मूवमेंट को आपको अवॉइड करना है। अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू, हालांकि हमने इसको डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू। हमने इसको डिफाइन कैसे किया? लिमिट क्यू टेंस टू 0 फोर्स बाय क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन टेस्ट चार्ज क्यू और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू। यही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया। सो हम लोगों ने स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू के हेल्प से इसको डिफाइन किया, बट ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर 0, मीन्स क्यू पर ये इंडिपेंडेंट है। यदि आप क्या करोगे? क्यू का वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ओरिजिनेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैपिटल चार्ज क्यू जो मेरा सोर्स चार्ज है उससे ओरिजिनेट हो रहा है, और टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं इस पर लेना है। फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस पर स्पेस में है वो डिपेंड कर रहा है। मीन्स कि आप क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर हो, उसका पोजीशन जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। और जो डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है, और जो डायरेक्शन होगा वो भी डिपेंडेंट है कि कहाँ पर ले रहे हो। यदि यहाँ पर ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पर ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। सो ये आपको पोजीशन वेक्टर आर पर डिपेंड हो रहा है। आप ये भी इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट आर, एंड फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ चार्ज क्यू ऑल ओवर द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंट वैल्यूज क्यों बोला? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी न केवल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट कर रहा है। सो आर डिस्टेंस पर, ऑल्दो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ भी आपको ई आर रहेगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां भी वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट बोलोगे। सो आप बोलोगे द फील्ड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस के हर एक पॉइंट पर ये एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली दूरी तक, इन्फिनिटी तक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के कारण एग्जिस्ट करता है, भले ही कम हो, जितना कम सोच सकते हो होगा, लेकिन आपको एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये हम लोग देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड होता है चार्ज क्यू से, ऐसे, ठीक है। आउटवर्ड को आप ऐसे साइन से दिखाओगे, और निगेटिव चार्ज के कारण सोर्स चार्ज इज निगेटिव, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ईच पॉइंट इज रेडियली इनवर्ड। फिर ये तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, कैपिटल चार्ज क्यू मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री होता है। ये स्फेरिकल सिमेट्री कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये केवल आर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो आर डिस्टेंस पर आप ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर एक बॉल ले लो, और बॉल के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो बॉल के सरफेस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन भले अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। मीन्स कि ये केवल
जो आर डिस्टेंस है उसी पर डिपेंड कर रहा है, और इस कारण से आप इसको स्फेरिकल सिमेट्री भी बोल सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का कैसे निकालोगे? तो आप देखो फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज जो निकाले थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, वही आपको यहाँ भी यूज करना है। सो आपको सपोज करो कि चार्ज Q1 Q2 अप टू Qn तक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है और निकाल लेना है। सो यहाँ पर दिया गया है आपको चार्जेस लिए गए हैं, और सपोज करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो पहला चार्ज आपने Q1 लिया, और Q1 जब लिया तो बाकी चार्ज को भूल गए, और Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसको आप E1 बोलोगे। सो ये E1 वेक्टर का वैल्यू होगा 1, E1 मैं लिख देता हूं 1/4πε0 Q1, ठीक है, बाय ये डिस्टेंस क्या है? देखो ये है आपको R1P, सो R1P लिख दिए। अब स्क्वायर भी आपको लिखना होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन, ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन भी तो बताना होगा, क्योंकि E1 क्या है? एक वेक्टर है। सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सो R1P यूनिट वेक्टर, सो यही लिखा गया है। वैसे ही आप यदि Q2 के कारण देखोगे तो Q2 के कारण आप बाकी सबको भूल गए और E2 निकाल लिए, और E2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2P का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R2P, जहां R2P क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू P, और R2P है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q2 एंड P। वैसे ही R1P को डिफाइन किया गया है। अब ऐसे करके आप सबके कारण निकालोगे और सबको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप जोड़ दोगे। सो जोड़ोगे तो आप ध्यान दो, आपको वेक्टरली जोड़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टरली एडिशन कैसे करते हैं सो हम लोगों ने देख रखा है। कभी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, ट्रायंगल लॉ यूज करो, पॉलीगॉन लॉ यूज करो, या फिर आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। लाइक सपोज करो कि एक इस तरफ से आया वैल्यू और एक इस तरफ से आया, और इन दोनों, इसका आ गया A1i प्लस B1j प्लस C1k, और इसी तरह से इसका आया A2i प्लस B2j प्लस C2k। सो इन सब को i के साथ जोड़ देना, j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट के साथ, और k के कंपोनेंट को k के कंपोनेंट के साथ जोड़ देना। सो ऐसे करके आप इन सब को वेक्टरली यदि ऐड कर दोगे ना तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। सो आप इसको ये समेशन के फॉर्म में लिखना मैं पिछले वीडियो में अच्छे से सिखा दिया हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और आर आई पी का होल स्क्वायर क्यू आई, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के लिए हो जाएगा आर आई पी कैप। क्लियर है? जहां i का वैल्यू जब 1 लोगे तो ये पहला टर्म आ जाएगा, i का वैल्यू 2 लोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, i का वैल्यू 3 लोगे तो तीसरा टर्म, और लास्ट टर्म के लिए i का वैल्यू आपको n लेना होगा। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मेनली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन सिग्निफिकेंस तब मिलता है ना जब इलेक्ट्रोस्टैट्स से हम लोग निकल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हैं, तो वहां पर आप फील्ड के कंसेप्ट्स को ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हो। अब प्रॉब्लम नंबर 1.8 देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। Example 1.8, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. The direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance, जो कि फिगर बी में दिया गया है. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. सो आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया? पहले तो प्रॉब्लम को बनाने से पहले उसको समझना जरूरी है। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस से फॉल कर रहा है? 1.5 सेंटीमीटर से फॉल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है। अब बोल रहा है कि ये आपको फिगर ए है, फिगर बी में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया और अब इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन फॉल कर रहा है। सो ये बेसिकली प्रोटॉन है, ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन है। तो पूछ रहा है कि दोनों में कितना टाइम लगेगा फॉल में, वो कैलकुलेट करना है, और फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी से इसको कंपेयर करना है।
सो यदि फिगर ए को आप कंसीडर करोगे, ठीक है, तो आपको देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगता है। देखो यदि कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ले लो और पॉजिटिव चार्ज क्यू लो, तो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई, और डायरेक्शन किसके एलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग होगा। सो फोर्स का वैल्यू होगा क्यू ई एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि माइनस क्यू चार्ज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई। सो मैग्नीट्यूड अभी भी क्यू ई रहा, बस माइनस साइन आने का मतलब हो गया कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सो अब ये देखो कि यदि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक निगेटिवली चार्ज है जिसमें इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद निगेटिव साइन। सो इस पर फोर्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज निगेटिव चार्ज है। सो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में दिखाया गया है। सो आपको क्या करना है, पहले तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। सो एक्सेलरेशन के निकालने के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है फोर्स बाय मास, ठीक है, हम लोग इस केस का देख रहे हैं। सो फोर्स बाय मास, और फोर्स का वैल्यू कितना होता है चार्ज के केस में Q इंटू ई बाई मास एम ई। सो आप चार्ज का वैल्यू E है, सो ई बाई एम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। सो आपको फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 है बिकॉज फॉल्स करता है। फॉल करने का मतलब ड्रॉप करना, जस्ट गिरना, इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, और S का वैल्यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 0, आप S इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, और T हो गया 2S बाई ए, और 2S ए का वैल्यू कितना है, ई बाई एम ई, डेट इज ई बाई एम ई विथ स्क्वायर रूट, ठीक है। सो अब सारा वैल्यू आप डाल दोगे तो आपको निकल जाएगा। देखो ये सारा वैल्यू निकाल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये सारा वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आया इलेक्ट्रॉन को 2.9 × 10⁻⁻9 सेकेंड। अब सिमिलरली आप पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। सेम सब चीज सेम आएगा, बस केवल जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फिर से कितना होगा, चार्ज सेम है। सो ई बाई एम पी हो गया एक्सेलरेशन, MP का वैल्यू चेंज हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सो बोल सकते हो कि प्रोटॉन जो है वो हेवियर है, और इस केस में टाइम आया 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड। सो अब देखो कि इसमें जो हेवियर पार्टिकल है वो क्या है, वो आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है, 10⁻7 के रेंज में टाइम ले रहा है, और ये 10⁻9 के रेंज में टाइम ले रहा है। मीन्स कि जितना इलेक्ट्रॉन टाइम ले रहा है उससे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स प्रोटॉन टाइम ले रहा है सेम डिस्टेंस से मूव होने में। सो ये डिफरेंस कैसे है ग्रेविटी में, देखो फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी में इक्वल टाइम लगता है। आपको मालूम है जो ग्रेविटी में बात करोगे यदि h डिस्टेंस से आना है तो h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सलरेशन है वो क्या होता है, G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। जबकि प्रोटॉन के केस में ये हो गया E बाई एम पी, ठीक है, जब और इलेक्ट्रॉन के केस में हो गया ई बाई एम ई। सो एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सो ये आपको फिक्स नहीं है, देखो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। आपको यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रोटॉन निकाला गया तो देखा गया कि देखो ये फॉर्मूला को जब सॉल्व किया गया तो आया 1.9 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसलिए अब G के इफेक्ट को यहाँ नेग्लेक्ट किए, जब ये ड्रॉप हो रहा था ना तो G के इफेक्ट को हम लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि ये आपको एक एक्सेलरेशन है और G का वैल्यू कितना है 9.8। सो इसमें 9.8 जोड़ोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10⁻12 के रेंज का है,
ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.9 देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -10 टू द पावर -8 कूलम। सो Q1 यहाँ पर रखा गया है, Q1 का वैल्यू है 10 टू द पावर -8 कूलम और Q2 रखा गया यहाँ पर, इसका वैल्यू है -10 टू द पावर -8 कूलम। और इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट ए पर निकालना है, बी पर, सी पर निकालना है। सो आपको ए पॉइंट है इनके बीच में, सेंटर में। अब देखो कि ए पर इस चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। Q2 के कारण क्या होगा, Q2 के कारण आपको इनवर्ड होगा, तो Q2 के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों जुट जाएगा। ठीक है। अब देखो चार्ज का भी वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। और डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। वैल्यू डाल दो 1/4πε0 का 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻8 बाई डिस्टेंस क्या है 0.05 मीटर, इट इज 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो एक के कारण आ जाएगा और दोनों के कारण चूंकि सेम होगा तो सिंपल उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये हो गया 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, और इसके कारण भी आएगा 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर अंतर यही है कि Q2 के कारण इस डायरेक्शन में है, ये इनवर्ड है, और Q1 के कारण ये आउटवर्ड है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया। सो आपने निकाल लिया ए पॉइंट पर। यदि आप पॉइंट बी के बारे में बात करोगे तो Q1 के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड, और Q2 के कारण इनवर्ड होगा, मीन्स कि चूंकि Q2 निगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रखेगा। लेकिन डिस्टेंस का अंतर हो गया। Q2 के लिए ये डिस्टेंस हो गया 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 0.15 मीटर, और इसके लिए हो गया 0.05। सो अब आप सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1, या Q1 Q2 का वैल्यू एक ही है। सो Q/0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1/4πε0 Q/0.15 का होल स्क्वायर। सो इसी को आप सॉल्व कर दोगे और डायरेक्शन क्या बोलोगे, टुवार्ड्स राइट। तो इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा इस तरफ है, सो यहाँ पर होगा टुवार्ड्स लेफ्ट, इस तरफ है ज़्यादा। ठीक है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, टुवार्ड्स राइट। तो मेरे ख्याल में इस सारा समझ गए होगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, यही था। अब आपको तीसरा पॉइंट है सी पर निकालना। देखो आ गया ना वैल्यू, एक के कारण ये वैल्यू आया, दूसरे के कारण ये वैल्यू आया, घटा दिया गया एंड टुवार्ड्स लेफ्ट आ गया। इस तीसरा वाला के कारण आपको निकालना है सी पर। ये अच्छा है, देखो ये देखकर आप समझ जाओगे। अब देखो आपको सी पर निकालना है, तो सी के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये आपको इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 Q/0.1 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। इसके कारण जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q/0.1 स्क्वायर, इसका डायरेक्शन ये होगा। अब इसको आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। देखो ये एंगल, आप देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल। सो देखो ये टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री में से ये एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका साइड 0.1 मीटर है। सो 90 + 60 तो ये 30 हो गया। सो आप ऐसे समझो कि ये जो है E1C, ये इस डायरेक्शन से बना रहा है कितना, 60 डिग्री। 180 माइनस 120 कितना हुआ, 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन से बना रहा है ये कितना, 30 डिग्री। सो इसको दो कंपोनेंट में आपको ब्रेक करना होगा, E1C cos 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में होगा E1C sin 60 डिग्री। क्लियर है? वैसे ही जो इधर तरफ E2C है, ये कितना बना रहा है इस डायरेक्शन से, तो ये आप देख लो, ये है 30 डिग्री 30 डिग्री
60 डिग्री और ये 90, सो ये भी 60 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन से ये भी बना रहा है 60 डिग्री। तो ये हो गया E2C cos 60 डिग्री और इधर हो गया E2C sin 60 डिग्री। सो क्लियरली ये E1C और E2C का वैल्यू यही है, ये और ये सेम है, ठीक है। सो क्लियरली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तरफ जो बचेगा वो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, जिसका वैल्यू होगा, क्या होगा, cos 60 डिग्री कितना हो गया, 1/2। सो E1C/2 और E2C/2 सो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया E1C/2 प्लस E2C/2 और ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये हो गया E1C ही लिख दो। E1C का वैल्यू हो गया 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 0.1 का होल स्क्वायर। देखो यही करके सॉल्व किया गया होगा, देखो यही किया गया है। ये जो वैल्यू आया था ना E1C E2C का वैल्यू, यही हो गया आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री एंड EC पॉइंट्स टुवर्ड राइट। तो बहुत ही आसान था, ठीक है। यहाँ पर समझ गए, एक इधर था एक इधर था और इन दोनों के कारण इस डायरेक्शन में बना नेट।